खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। डबल इंजन की सरकार में अलवर से दिल्ली तक मेट्रो ट्रेन का बना इंतजार। आज तक हुए सिर्फ ऐलान, लेकिन नहीं हुआ अमल। बड़े भाई के 12वें पर नाले में मिली छोटे भाई की लाश। शिवाजी पार्क पुलिस ने शुरू की जांच। जिला कलेक्टर ने डंपिंग यार्ड का किया निरीक्षण। प्रशासन ने अतिरिक्त भूमि की थी आवंटित। और शादी में गए तो सुने घर से लाखों के नकदी जेवर हुए पार। भैरू थाना मोहल्ले में हुई चोरी। और अब खबरें विस्तार से। अलवर में मेट्रो ट्रेन चलाने के ऐलान तो कई बार हुए, लेकिन यह योजना धरातल पर आज तक नहीं उतरी। ऐसे में लोगों को फास्ट स्पीड वाली यातायात सुविधा नहीं मिल पा रही, साथ ही विकास भी प्रभावित हो रहा है। तमाम वर्गों ने मेट्रो ट्रेन पर जल्द अमल की मांग उठाई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव जगदीश शर्मा के अनुसार अलवर से दिल्ली के लिए मेट्रो ट्रेन की घोषणा अभी तक पूरी नहीं हो पा रही। भिवाड़ी और नीमराना होते हुए अलवर तक मेट्रो का संचालन होना था। अब केंद्र सरकार को इस पर जल्द अमल करना चाहिए। वहीं कर्मचारी नेता तेजपाल सैनी ने कहा कि अलवर राजस्थान का एक महत्वपूर्ण जिला है। मेट्रो से इंडस्ट्रीज को भी फायदा मिलेगा, साथ ही सिर्फ 2 घंटे में दिल्ली का सफर तय हो सकेगा। ऐसे में जॉब और व्यवसाय के लिए जाने वालों को भी आसानी होगी। उधर एटक के जिला अध्यक्ष भोलाराम शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार घोषणा कर रही है, ऐसे में इस पुरानी घोषणा पर भी अमल करना चाहिए। बिजली वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष गजराज सिंह ने भी यह मांग दोहराई है। अब देखना है कि डबल इंजन की सरकार के मौजूदा युग में अलवर तक मेट्रो ट्रेन का इंजन पटरी पर कब दौड़ता है। अलवर ही नहीं, अलवर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो सभी लोग इस मेट्रो से वंचित रहे हुए हैं, और हमारे अलवर के आसपास के जो क्षेत्र हैं करोड़ों लोग इससे लाभान्वित होंगे अगर ये मेट्रो चालू हो जाती है। और यहाँ से भिवाड़ी, रेवाड़ी और ये नीमराना, ये सारा रास्ता जो है बिना ट्रेन के अभाव में परेशान है। इसलिए जो राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो ये घोषणा की है उनको इम्प्लीमेंट जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को इस और जल्द से जल्द ध्यान दे करके इस काम को जल्दी से शुरू किया जाना चाहिए, ताकि आम जनता को इसका लाभ मिले। मेट्रो अलवर के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे भी अलवर ज़िला जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक प्रमुख ज़िला है, जिसको औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से भी अगर हम देखें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा राजस्व अलवर ज़िला ही देता है। इसमें मुख्य रूप से जापानी जोन है, कोरिया जोन है, जो कि नीमराना में स्थित है। भिवाड़ी भी एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जो दिल्ली के नज़दीक है। यहाँ लाखों श्रमिक काम करते हैं, और अलवर शहर की जो जनता है दिल्ली के लिए डेली अप डाउन करती है, जिनको भी मेट्रो की आवश्यकता है। और दिल्ली के नज़दीक होने के बावजूद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होने के बावजूद, अगर मेट्रो का सुविधा अगर जनता को मिलती है तो आवागमन भी ज़्यादा होगा, और जो व्यापार का क्षेत्र है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा, और जो औद्योगिक क्षेत्र का जो उत्पादन है, जो श्रमिकों का आना जाना है, वो भी ज़्यादातर होगा। तो आम जनता के लिए एक बेहतर सुविधा होगी। जो ये केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है जो 10-12 साल से, उसको ये योजना लागू करनी चाहिए थी, क्योंकि अलवर शहर में भी औद्योगिक क्षेत्र है, भिवाड़ी में भी औद्योगिक क्षेत्र है, नीमराना में भी औद्योगिक क्षेत्र है, इधर टपुकड़ा में, चौपानगी में, ये भिवाड़ी में ये बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पनप रहा है। और अलवर से जो कोटपुतली से लेकर के अलवर का जो एक मेगा हाईवे रोड बन रहा है, उससे भी औद्योगिक क्षेत्र को बहुत बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यहाँ पर जो हाईवे जो बना हुआ है दिल्ली से और बॉम्बे वाला जो रोड है, वो भी एक औद्योगिक क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा इक्विपमेंट है, बहुत बड़ा एक सुविधाजनक क्षेत्र यहाँ स्थापित हो रहा है, जिससे कि औद्योगिक का कारण बढ़ेगा। तो इसलिए मेट्रो की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली से आने जाने वाले श्रमिक हैं, वो भी उनको भी ज़्यादा सुविधा मिलेगी। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि मेट्रो की सुविधा अलवर शहर को जल्द से जल्द दी जाए, जिससे कि आम जनता को लाभ मिल सके। निवेदन करना चाहता हूँ इस केंद्रीय सरकार से कि 15 साल से जो मेट्रो का
घोषणा हुई है उससे आज तक तो पूरी हुई नहीं है। जनता को लाभ क्या देंगे, ये घोषणाएं करके ही रह जाते हैं। हमारा निवेदन ये करते हैं कि ये जनता में अलवर से दिल्ली तक मेट्रो चलाई जाए और इसको जल्दी से जल्दी जनता का लाभ दिया जाना चाहिए। ये कागजों में ही रही है, इसको उजागर करके घोषणा करके जनता को लाभ पहुंचाना चाहिए ताकि आगे व्यापार भी बढ़ेगा, जनता की सुविधा भी मिलेगी और समय का भी जो है दुरुपयोग होता है वो कम हो जाएगा। इसलिए हमारी ये टेक की ओर से हम तो यही निवेदन करना चाहते हैं कि इसको मेट्रो को जल्दी से जल्दी जो है आगे काम शुरू किया जाए ना। देखिए, अलवर ज़िले में विशेषकर दिल्ली से अलवर के लिए मेट्रो की सुविधा हो, इस आवश्यकता को दिल्ली के जो बैठे हुए केंद्रीय मंत्री और सरकार सहित राजस्थान के तमाम लोग इस आवश्यकता को महसूस करते हैं। जो जितेंद्र भंवर जी जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनके समय भी, उससे पूर्व भी और उसके बाद पिछले 10 या 12 सालों से, जब से ये अपने मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तब से लगातार अखबारों में अनेक केंद्रीय नेताओं ने और पार्टियों के बड़े नेताओं ने ये कहा है, घोषणा की है कि दिल्ली से अलवर के बीच में मेट्रो की स्थापना होगी जो नीम राणा भिवाड़ी को कवर करते हुए दिल्ली तक जाएगी। अफसोस की बात यह है कि 15 सालों से यह योजना सिर्फ कागजी योजना है, इस पर 1% भी काम नहीं हुआ है। नेताओं का यह आचरण कतई आपत्तिजनक है कि बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देना और फिर उसे भुला देना, ये नितांत निंदनीय कदम है। यदि आप कोई घोषणा करते हैं तो मंत्री की घोषणा सरकार की घोषणा मानी जाती है और सरकार की घोषणा के मायने ये हैं कि जनता के बीच में वह काम होने ही वाला है। लेकिन अफसोस है कि सरकारें और मंत्री अपनी जिम्मेदारियों से पीठ फेर लेते हैं और कुछ समय सिर्फ तालियां बजवाने के अलावा पीछा उस समस्या का या उस मांग का नहीं करते हैं। आज लगभग 1-1.5 करोड़ लोग जो अलवर, भरतपुर और जो नए ज़िले बने, उन तमाम लोगों को अगर ये मेट्रो की सुविधा दी जाती है तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अलवर और दिल्ली लगभग एक जैसे शहर, सिटी जैसे हो जाएंगे और इससे नहीं सिर्फ व्यापार बढ़ेगा बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभप्रदायक होगा। दिल्ली से स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त की जा सकेंगी, अलवर के लोगों का सुगम आगमन होगा। ऐसी स्थिति में मेट्रो की जो अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, जिसकी अत्यंत आवश्यकता है, जो बहुत बड़े जनहित का कार्य है, उसकी ओर तत्काल सरकार को, केंद्रीय सरकार को ध्यान देना चाहिए। अलवर में आने वाले 1 या 2 साल के अंदर ही मेट्रो चल जाए, इसकी गारंटी की जानी चाहिए, मेरा यही कहना है। और कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हमने पत्र भी इस संबंध में लिखे थे, किंतु अफसोस है कि उन पत्रों को कोई महत्व नहीं दिया गया है। न तो योजनाएं शुरू की गई और न ही उन पत्र का कोई जवाब दिया गया है। मैं पुनः यह अनुरोध करना चाहूँगा केंद्रीय मंत्री से कि वह अलवर में मेट्रो लाने की योजना को क्रियान्वित करने की ओर कदम बढ़ाएं। बड़े भाई के 12वें पर छोटे भाई की लाश नाले में पड़ी मिली। वह शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में बुद्ध विहार कच्ची बस्ती का निवासी था। जानकारी के अनुसार जोगेंद्र राजपूत के बड़े भाई पप्पू की 12 दिन पहले बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। 12वां समाप्त भी नहीं हुआ था कि उससे पहले छोटे भाई जोगेंद्र के मरने की खबर आ गई। मृतक के पड़ोसी पुष्पेंद्र सैनी के अनुसार जोगेंद्र का शव भगवानपुरा के पास नाले में गिरा हुआ था। लोगों ने देखा तो उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने जोगेंद्र को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। उधर शिवाजी पार्क पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इस परिवार में 2 भाई थे और ठीक 12 दिन में दोनों की जान चली गई। तो भाई इसके बड़े भाई का शुभ दिन था और इसका भाई जो बड़ा भाई है वो ठीक 12 दिन पहले 12 दिन एक्सपायर हुआ है। कैसे? बीमारी से। अच्छा, कोई बीमारी थी? हाँ, बीमारी से। फिर छोटे वाले के साथ क्या घटना हुई? छोटा वाला डिप्रेशन में था, सुबह तक तो घर था, दोपहर में फिर पता चला कि नाले में गिरा मिला है, तो फिर हम हॉस्पिटल आए तो डॉक्टरों ने तो कहाँ गिरा हुआ था नाले में, क्या पता लगा, कैसे पता लगा? भगवानपुरा गिरा। भगवानपुरा जो सीवरेज जो नाला होता है उसमें? बड़े ना पटरी के एक परिवार को? वो तो पुलिस के द्वारा सूचना। तो ये क्या काम करता था ये जो? ये कटले में मजदूरी करता था। कितने बच्चे हैं इसके?
3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। मृतक के बारे में सूचना मिली कि एक लड़का जोगेंद्र गोरू, पिताजी का नाम सूरज सिंह राजपूत, निवासी कच्ची बस्ती बिराई माता मंदिर के पास बुद्ध विहार का रहने वाला है, जो हसन खां पुलिया के पास भगवानपुरा की तरफ नाले में गिर गया, उसकी मृत्यु हुई। उसका पोस्टमार्टम कराने हॉस्पिटल में आए हुए, पोस्टमार्टम कार्रवाई जारी है। क्या बताया परिवारों में, कैसे गिरा? कुछ शराब वगैरह नशा कर रखा था, किसी ने मार पीट के गिरा है? और गोपनीय रूप से मालूम हुआ है कि वो शराब पीता था और आगे फिर जांच का विषय है। सूने मकान को चोर लगातार निशाना बना रहे हैं। अलवर के भैरू थाना मोहल्ले में 5 तोला सोना, आधा किलो चांदी और 50,000 की नकदी पार हो गई। यह लोग पड़ोसी को चाबी देकर शादी में गए हुए थे। जब वापस आकर चाबी मांगी तो उन्होंने चाबी के गुम होने जाने की बात भी कही। ऐसे में घर की मालकिन शीला देवी दिल्ली दरवाजा में अपनी बहू के घर जाकर सोई, लेकिन 20 फरवरी को पड़ोसी का फोन आया कि उनके घर का सामान बिखरा हुआ है। अज्ञात चोर नकदी और जेवर पार करके ले गए। वहीं घर में ताला टूटा हुआ भी नहीं मिला और चोर ताले को भी ले गए। दोनों लड़कियों की कान की बाली थी, दोनों लड़के के चांदी की चेन थी और मेरे उसमें वो लौंग आती है ना, 3 या 4 लौंग थी, ये मुझे याद नहीं है कितनी है, नाक की लौंग थी 3-4, और वो बच्चों की कमर की कनोनी आती है, वो कमर की कनोनी थी, वो भी 1-1.5 साल के बच्चों की है, मायके से आई थी। सारा सामान मतलब मायके से आया हुआ है, मेरा सारा सामान चला गया है। लगभग कितना तोला सोना है? सोना ये पता नहीं कितना। मैं 18 तारीख को शादी में गई थी। शादी में मैं राजकुमार को चाबी दे के गई थी। मैं 5 बजे से दे के गई थी, फिर मैं 19 तारीख को आ गई। 8 बजे हमारे पड़ोसी में दुकान है, सिलाई करती है, तो उनसे मैंने जो बोला था कि उनसे चाबी ले लेना, तो फिर मैं उनसे कही थी राजकुमार से कि मेरे को चाबी दे दो, उनने कही है, तो वो बोले थे कि मेरी चाबी खो गई है, पाई नहीं है। उनने बोल दिया उनसे। फिर उनने संतोष ने दोबारा से मेरे पास फ़ोन करा कि भाभी जी वो तो चाबी पाई नहीं है, तो मैं घर पे कैसे जाऊं? तो मैं जाके अपनी बहू के घर 9 बजे जाके सो गई। घर पे कैसे आऊँ मैं बताओ? फिर बहू कहाँ पे रहती है? दिल्ली दरवाजे रहती है बहू। और आपका कमरा कहाँ पे? मेरा है यहाँ भैरू थाना बीरबल का मोहन। अच्छा, तो ये चोरी फिर कब हुई है? ये रात को ही हुई है, 20 की रात को? 20 को नहीं, 19 को। अच्छा, 19 को ही हो गई। अलवर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने डंपिंग यार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि शहर की स्वच्छता को लेकर निरीक्षण किया गया है। डंपिंग यार्ड के लिए जिला प्रशासन द्वारा जमीन आवंटित की गई थी। उन्होंने बताया कि पूर्व में सड़क तक गंदगी बिखरी नजर आती थी, लेकिन अब यहां व्यवस्था सुधरी है। इसके अलावा आवारा पशुओं का जमावड़ा भी नहीं लगता। पहले काम करने वाले कर्मी भी अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य करते थे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि बजट घोषणा के तहत हनुमान सर्किल से बगड़ तिराहा तक नई सड़क बनेगी। इसमें अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। शहर का थोड़ा स्वच्छता की ओर से निरीक्षण किया गया था। आज जो मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन जिसकी भूमि हमने रिसेंटली अलॉट की थी, उसका क्या उपयोग किया जा रहा है वो देखने हम निकले थे। तो मुझे देख के अच्छा लगा कि जो ट्रांसफर स्टेशन 15-20 सालों से NH की सड़क पे लगा हुआ था, जिसमें अनाधिकृत रूप से हमारी गौ माताएं, कुत्ते, ऐसे जानवर भी मुझे दिखते थे पहले जब मैंने निरीक्षण किया। हमारे जो रैग पिकर्स थे वो भी बहुत ही जान पे खेल के वहाँ पे काम कर रहे होते थे। आज वो सारी चीज थोड़ी सुव्यवस्थित सी लगी। अंदर नगर निगम ने उस पूरे कचरा स्टेशन को एज पर नॉर्म्स जैसा ट्रांसफर स्टेशन होना चाहिए वैसा बनाया है। NH की पूरी जमीन हमने खाली कर दी है और ये देख के अच्छा लगा। अंदर जो अभी और सुधार होने, हमने सरकार से बजट घोषणा थी पिछले साल की, तो हमने उसकी सैंक्शन मांगी है। सैंक्शन आते ही हम अंदर उपकरण भी लगाएंगे, जिससे बिल्कुल भी जो एक आइडियल मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन होता है, जहाँ ना बदबू होती है ना कोई कचरे का संग्रहण होता है, वैसा हम इसको आगामी दिनों में बनाएंगे। दूसरी चीज जो हमने देखी वो थी कि अभी परसों की बजट घोषणा में एक बहुत अच्छी हमारे शहर की घोषणा हुई है, जिसमें हनुमान सर्कल से बुगोर तिराहे तक 2 लेन को 4 लेनिंग करने का प्रस्ताव है। तो मैं अपनी PWD और बाकी ऑफिशियल्स के साथ ये देखने आई थी कि अभी सड़क की क्या स्थिति है, कितने पोल्स हटाने होंगे, क्या चौड़ाईकरण में हमें प्रशासन की तरफ से उन्हें क्या सपोर्ट चाहिए होगा, तो उसका भी निरीक्षण।
अलवर के ग्राम सालपुरी में एक परिवार पर हुए हमले को लेकर कार्रवाई की मांग उठाई गई है। पीड़ित पक्ष ने एसपी से मिलकर कार्रवाई की गुहार लगाई। महिला कविता और उसके पुत्र सागर ने बताया कि पिछले दिनों उनके मकान पर जाली लगाई जा रही थी। इसी दौरान पड़ोसियों ने पहले तो कहासुनी की और फिर हमला कर दिया। उद्योग नगर थाना क्षेत्र में मामला दर्ज होने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामले ये ना घर बना रहे थे, 8-9 महीने हो गए, लड़ाई करते करते जाली लगा रहे, जाली नहीं लगा, मिस्त्री भी पीटा। उसके बाद मेरा हाथ तोड़ा है, पापा का सिर फाड़ा है और मम्मी का कान खाया है कमरे में बंद करके। वो विनोद रहेगा और वह कमालो उसने पकड़ा, मम्मी का कान खाया है। जब उसने बोलिए विनोद ने कि पापा तो करना जो कर ले, और कमरा में बंद कर दिया, दरवाजा तोड़ दिया। उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई न करी, कुछ भी ना करी। 2 तारीख से अब 21 तारीख को कुछ भी ना करी उनने। मकान बना रहे थे, 8 महीना से विवाद फैला रखा पीछे को पड़ोस में। उनका तो कोई लेना देना भी नहीं है, सिर्फ निकाल है उनका। तो अब हमने मकान भी बन चुका, ये राड में काफी देर लड़ाई कर चुका है, मारा पीटी भी कर दी, धमकी भी मारी हमारे को। अब हम नाली बना रहा, नाली बनाते वक्त हम जाली लगा रहे तो जाली भी ना लगा पाए। मिस्त्री मारा है, पहले तो मिस्त्री छुटा के भगा है तो फिर हम मारे। मेरे आदमी को तो सिर फाड़ दियो फर्शी से पूरन ने, और मेरे लड़का को नाम है सागर, उसका रोड से हाथ तोड़ दिया है, और कमल ने मेरे कान खाए। कौन है आरोपी इसमें? कमल हमला करने वाला कमल है, पूरण है और विनोद है, मनोज है, कालू है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता के नशे में चूर है और विकास पर ध्यान नहीं है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा और संसाधनों के अभाव में पुलिस ढंग से क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रही है। भाजपा सिर्फ योजनाओं की घोषणा और उद्घाटनों में लगी हुई है। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता तक परेशान है। उधर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में केजरीवाल की हार पर कहा कि बड़े घोटालों के चलते जनता ने आप सरकार को नकार दिया। हालांकि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ही फेलियर बजट है, फेलियर सरकार है, और यही जो बजट आया है ये खुद दर्शा रहा है कि हमारा जो बजट है प्रदेश का, जो प्रदेश की जनता की भावना है उसके अनुरूप नहीं है। एक तरह से बातें कर कुछ रोड दे दिए, कुछ छोटे मोटे काम दे दिए, लेकिन मूलभूत जो समस्याएं हैं आज राजस्थान की जनता की है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, किसानों की समस्या है और खास तौर से बेरोजगारों की समस्या है। उसके लिए उनने क्या करा है? कुछ नहीं, जीरो। आज ईआरसीपी की इतनी बड़ी योजना के बारे में इनने ढिंडोरा पीटे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं 5 बार उसका दिया है कि उसको राष्ट्रीय परियोजना देनी चाहिए थी। आज मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। सिर्फ बजट में 2 लाइन बोलने से या भाषण देने से ये योजनाएं चालू नहीं होती है। राजस्थान प्रदेश के अंदर किस तरह से हम 1-2 लाख नई नौकरियां क्रिएट कर सकें, उसके बारे में कोई बात नहीं है। इस बजट में नौकरियों को लेकर घोषणा भी हुई है, 100 लाख सरकारी नौकरी। और देखिए, घोषणाएं तो हम इतने सालों से और अलग अलग प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हरदम बात करी है, लेकिन अभी होए जब मालूम पड़ेगा। लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरी के साथ साथ हमें यहाँ निवेश भी लाना पड़ेगा, नई इंस्टीट्यूट्स भी खोलने पड़ेंगे, नई इन्वेस्टमेंट भी लाना पड़ेगा। आज इन्वेस्टमेंट राजस्थान से जा रहा है, इसका कारण क्या है? इसके बारे में बजट के अंदर उनको बात करनी चाहिए थी कि हम ऐसे कदम उठाएंगे जो निवेश जो बाहर की कंपनियां कर रही हैं वो क्यों दूसरे प्रदेशों के अंदर जा रही है, राजस्थान क्यों नहीं में आ रही है। बड़ी सौगात की है अलवर को टूरिज्म हब, अलवर को कई डेवलपमेंट करने की योजनाएं जिस तरीके से, आपको क्या लगता है इतनी योजनाएं काफी है, फिर और भी अलवर को कुछ नया मिलना चाहिए था? देखिए, अलवर की जो भौगोलिक स्थिति है और दिल्ली के नजदीक है, जयपुर के नजदीक है, हाईवे दिल्ली मुंबई हाईवे नजदीक से जा रहा है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, तो उसकी वजह से अलवर में 52 किले हैं, ये सब चीजें हैं, नेशनल पार्क हैं। इसकी वजह से जरूर अलवर को एक टूरिज्म के रूप में अलवर बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी होटल्स आ रही हैं, सैटरडे संडेज को होटल के कमरे नहीं मिल पाते अलवर के अंदर, तो ये एक टूरिज्म बढ़ रहा है। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी? सिर्फ टूरिज्म हब बनाने की बात नहीं है। आज क्या सरकार अलवर के लिए RRTS जो ट्रेन की योजना थी वो अलवर कब तक आएगी?
मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कैबिनेट में डिसीजन लेकर उसके लिए उसका सैंक्शन कर दिया था, क्यों उसके ऊपर रोक लगे? जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अलवर के अंदर आ रहा था, वो कैसे रोक दिया? उससे अलवर का विकास नहीं होगा क्या? सिर्फ बजट के अंदर हम टूरिज्म हब बना देंगे, इंडस्ट्रियल हब बना देंगे, चिड़ियाघर खोल देंगे, उससे कोई टूरिज्म नहीं बढ़ने वाला है। बड़ी योजना उससे होनी चाहिए। अलवर की सड़कों से सर आप भी आते हैं, पहले से सुधार है? देखिए, सड़कों के ऊपर तो जो कार्य हुआ है वो अशोक गहलोत जी की जो सरकार है वो एक तरह से अलवर ही नहीं लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर एक ऐतिहासिक काम हुआ था। और अब सड़कों के बारे में कुछ बजट के अंदर आई है बात, यहाँ से वहां तक सड़कें बनेगी, वो बनेंगी, अब बनेगी, जब देखेंगे कि कब कैसी बनेंगी। लेकिन अभी भी जो सरकार 1 साल से ज्यादा हो गया है सरकार को, लेकिन अभी तक सड़कों के ऊपर मरम्मत नहीं हो पाई है। नई सड़क बनाने की तो दूर की चीज है, आप जहाँ खड्डे हो गए हैं वही खड्डे नहीं भर पा रहे हैं। आज अलवर की स्थिति क्या है आप देखिए, गर्मी आने वाली है अगले 3 महीने के अंदर, उसके लिए क्या प्रिपरेशन है? जीरो। अलवर में सर कई जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, कब्रिस्तानों की जमीनों तक को भूमाफिया प्लॉटिंग करके काट रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मुद्दा उठाने में फेल नजर आ रही है। नहीं, इस तरह के कोई मामले आएंगे तो कांग्रेस पार्टी उसको उठाएगी, और ऐसे कोई मामले के बारे में हम अपनी पार्टी के जो भी पदाधिकारी उनसे मैं कहूंगा। 1 महीने से चल रहा है जैसे बाल के पास में कब्रिस्तान की जमीन और सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर दी गई, कांग्रेस ने मुद्दा नहीं उठाया। नहीं, वो पार्टी उसको बिल्कुल उठाएगा। नेता प्रतिपक्ष का क्षेत्र है वहाँ। नहीं, मुझे नहीं, देखिए नेता प्रतिपक्ष ये आज पूरे प्रदेश के लिए, हर गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, छात्र के लिए बात उठा रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा रखें, और आगे भी ऐसे कोई भी मुद्दे आएंगे पार्टी उसको उठाएगी। तो दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कांग्रेस एक खाता तक नहीं खोल पाई, आगे रणनीति किस प्रकार की रहेगी? दिल्ली का जो किला था वो नहीं जीत पाई कांग्रेस, किस प्रकार के बदलाव किए जाएंगे दिल्ली में? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो चुनाव परिणाम थे वो हमारे अनुरूप नहीं आए। ये एक हमें सितारा है पार्टी के अंदर, इसके ऊपर लंबा डिस्कशन भी हुआ था, मीटिंग भी हुई थी 8 घंटे तक। 2 दिन पहले ही मीटिंग हुई थी, माननीय अध्यक्ष जी ने ली थी, उसके अंदर बहुत सारे बदलाव पार्टी के अंदर की स्ट्रेटेजी के बदलाव, ये सारी बातें को लेकर चर्चा कर रहे हैं, और क्या क्या हम कांग्रेस पार्टी के अंदर कमी रही है उसको हम जरूर सुधारेंगे। सर गर्मी आने वाली है, अलवर में पानी का मुद्दा चरम पे बना हुआ है, सरकार दावी करती है कि पानी लाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है ज्यादातर पे जो योजना हुई? देखिए, ERCP की योजना की इनने बहुत बड़े ढोरे पीटे। सबसे पहले पानी की बात करें अलवर की, तो मैं, क्योंकि यहाँ से मैं विधायक भी रह चुका हूँ 2 बार और सांसद भी रह चुका हूँ, यहाँ की परेशानी ये है अलवर के अंदर कि आसपास का पानी जो ग्राउंड लेवल वाटर है बहुत नीचे चले गया है, और सिर्फ हम बोरिंग कर करके पानी निकालते रहेंगे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ ही महीनों के अंदर वो बोरिंग सूख जाती है। इसलिए यहाँ हमें परमानेंट सोल्यूशन लाना पड़ेगा पानी के लिए, और उसके लिए चंबल की योजना बनाई गई, योजना सैंक्शन हो गई, उसके ऊपर काम भी शुरू हो गया, लेकिन सरकार बदलने के बाद वो योजना बंद कर दी, और वो एक बड़ी, उससे भी बड़ी योजना ERCP की योजना सरकार लेके आई, और वो सिर्फ कागजों में चल रही है। थोड़ा बहुत काम हुआ है, कभी जब हमारी सरकार थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं काम करने दिया, आज दोनों उनकी सरकार है, अभी भी काम नहीं हुआ है। इनॉग्रेशन बहुत सारे हो रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं, बोर्ड लग रहे हैं, ढोल डवारा बज रहे हैं, लेकिन पानी कब मिलेगा, ये जनता एक सवाल पूछ रही है। सिलीसेट से जो पानी लाने की योजना है, कहीं ये पूर्ति कर पाएंगे? देखिए, सिलीसेट की जो योजना है पानी लाने की, उसमें वो योजना हमने ही बनाई थी, और उसके ऊपर काम भी सारा शुरू हो गया था, लेकिन उससे सिर्फ पार्टली फायदा होने वाला है। राजस्थान वित्त निगम के अलवर शाखा कार्यालय में शुक्रवार को औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लगाया गया। उप प्रबंधक चंद्रलाल कोहली के अनुसार युवाओं को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने पात्रता की जानकारी भी दी, साथ ही बताया कि वित्त निगम 5 करोड़ के ऋण मंजूर करेगा। राजस्थान वित्त निगम शाखा कार्यालय अलवर द्वारा आज 1 दिवसीय बिजनेस प्रमोशन कैंप का आयोजन 10 बजे से 5 बजे तक शाखा कार्यालय अलवर DIC बिल्डिंग में किया जा रहा है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जैसे राज्य सरकार द्वारा प्रचलित युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, मुख्य रूप से यह RFC की योजना है, और उसमें युवाओं को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए या 10th पास प्लस ITI पॉलिटेक्निक हो,
जिनकी उम्र 45 साल से कम हो। राजस्थान वित्त निगम की 5 करोड़ तक की ऋण सैंक्शन करने की योजना है। इसमें 2 करोड़ रुपए तक का 6% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है। नेट 5.5% ब्याज पर फाइनेंस किया जाता है। कितनी पत्रावली जमा की जाती है? जो आज बिजनेस प्रमोशन कैंप में जो भी उद्यमी भाग लेंगे, शाखा स्तर पर फाइल तैयार की जाएगी और फाइल को जमा किया जाएगा और प्रोसेस चालू किया जाएगा। राजस्थानी युवा समिति ने मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ता शुभम वशिष्ठ के अनुसार राजस्थानी को राजभाषा बनाने की मांग उठाई जा रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले मुख्यमंत्री ने भी लगातार इस मांग की अनसुनी की थी। इसे लेकर मिनी सचिवालय में अतिरिक्त जिला कलेक्टर योगेश डागुर को ज्ञापन भी दिया गया। अलवर जिले का मैं रहने वाला हूँ। आज योगेश सिंह डागुर जी अतिरिक्त जिला कलेक्टर अलवर से आज उन्हें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। राजस्थानी भाषा को राजभाषा के संबंधित और मुख्यमंत्री जी से मिलने हेतु बाबत उनको आज ज्ञापन दिया गया है। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यह है कि राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए और जैसे अन्य प्रांतों के अंदर उनके भाषा का महत्व है, जो स्वयं हमारे मोदी जी हैं वो भी गुजरात के अंदर जैसे गुजराती का प्रयोग करते हैं, तो कम से कम राजस्थान के अंदर ये कि एक सामान्य जनचेतना हो कि हमें हमारी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम करना है। और इसी को लेकर हमारी प्रमुख मांग है कि राजस्थान में भी राजस्थानी को वही सम्मान मिले जो गुजरात में गुजराती को, महाराष्ट्र में मराठी को और तमिलनाडु में तमिल को है। ये हमारी प्रमुख मांग है। किसके द्वारा ज्ञापन दिया गया है? ज्ञापन ये राजस्थानी युवा समिति के द्वारा दिया गया है। मेन हमारे मुख्य सलाहकार राष्ट्रीय अपने राजवीर सिंह चालकोई जी, जिनके संरक्षण में सारी मुहिम चल रही है। और राजस्थानी समिति जो है पूरे प्रदेश में भाषा को लेकर पहले से सजा किया और अलवर के अंदर भी आज से 2 वर्ष पहले इन्होंने कार्यक्रम किया है। और हेलो माइड भाषा के कार्यक्रम के दौरान पूरे राजस्थान के अंदर युवाओं को अपने साथ जोड़ा है। क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने? अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इसके संदर्भ में वो मुख्यमंत्री तक ये ज्ञापन को पहुंचाएंगे और उन तक आगे जो भी सरकारी कार्रवाई होती है उसके संबंध में पूरा आश्वासन दिया। और हमें पूरी उम्मीद भी है राजस्थान सरकार से कि वो युवाओं की बात सुनेगी। अलवर के बहाला निवासी युवक ने सरिये से हमला कर दूसरे युवक को जख्मी कर दिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित गौरव के अनुसार वह रद्दी पेपर लेने के लिए दुकान पर गया था। इसी दौरान एक ग्रामवासी ने उस पर सरिये से हमला कर दिया। वह शराब के नशे में धुत था। रात को पेपर लेने के लिए जा रहा था रद्दी पेपर दुकान पे, राजू की दुकान पे, और बैठ के दारू पी रहा था। मैं वापस आ जाऊँ, सरिये से हमला कर मेरे पे। किसने हमला किया? चंद्र प्रकाश। कहाँ का निवासी है? भाला निवासी। आपका गांव कौन सा है? भाला। हाँ। आपका पड़ोसी? नहीं, पड़ोसी नहीं है, दूर है थोड़ी। दूर रहते। क्यों हमला किया? क्या रंजिश की है? तो कोई कुछ रंजिश नहीं, कोई बात नहीं। 1-2 बार पहले भी ऐसे ही कर चुका है। लाठी लेके भगता है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बताता भी नहीं है। शराब पी रखी? हाँ, शराब पी रखी थी उसने। राजस्थान के अनिल कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 125 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में हरियाणा और फाइनल में महाराष्ट्र के पहलवान को चित कर दिया। वे अल्पसंख्यक मामलों के विभाग में कार्यरत हैं। अनिल कुमार इससे पहले 6 बार राजस्थान केसरी और 2 बार राष्ट्रीय पदक विजेता रहे हैं। गौरतलब है कि पुणे में अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज कुश्ती एवं कैरम टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। इसमें अनिल कुमार ने बेहतर प्रदर्शन किया है। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिनान में वार्षिक समारोह संपन्न हो गया है। इसमें मुख्य अतिथि कैलाश चंद गुर्जर और विशिष्ट अतिथि लोकेश मीणा एवं सूबेदार गुर्जर ने दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को विदाई भी दी गई। मुख्य अतिथि कैलाश चंद गुर्जर ने स्कूल में वाटर कूलर लगवाने का ऐलान किया। साथ ही बोर्ड कक्षाओं में पहला, दूसरा और तृतीय स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी को आकर्षक पुरस्कार की घोषणा की। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि ने कहा कि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को वह जयपुर से दिल्ली की हवाई यात्रा करवाएंगे। संस्था प्रधान प्रसादी लाल गुर्जर ने आभार प्रकट किया। कार्यक्रम की जानकारी प्रबंध निदेशक अमरचंद जाट ने दी।
25,000 प्रबोधकों को द्वितीय श्रेणी अध्यापक के समकक्ष पदोन्नति लाभ मिलेगा। ऐसे में प्रबोधक संघ के प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक ने मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया है। कौशिक ने बताया कि मुख्यमंत्री सहित डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश के प्रबोधकों को बड़ी सौगात दी है। ऐसे में अलवर सहित राज्य के हजारों प्रबोधकों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि बजट घोषणा से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में एक बैठक हुई थी। इसमें मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव ने प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक को आमंत्रित कर फीडबैक लिया था। राजस्थान सरकार ने, भजनलाल जी की सरकार ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया। आदरणीय दिया कुमारी जी जो कि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट पेश किया और इस बजट में बिंदु संख्या 97 के सब बिंदु 2 में प्रबोधक कैडर के बारे में उल्लेख किया गया है, जिससे हमारा पूरा राजस्थान का प्रबोधक कैडर प्रफुल्लित है। हमारा सरकार से निवेदन है कि जिस तरह से माननीय भजनलाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बजट पूर्व संवाद में हमें बुलाकर और हमारी बात को सुना, हमारे विचार जाने और हमारी मांग को उन्होंने अपने बजट में कंसीडर किया, इसके लिए पूरा प्रबोधक संघ, प्रदेश के पूरे 25,000 प्रबोधक हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय भजनलाल जी का, दिया कुमारी जी का, चीफ सेक्रेटरी सर का, और आशा करते हैं कि जो हमारी प्रमुख मांग है प्रबोधक पदोन्नति, जो कि 10,392 की कुल संख्या है और राजस्थान में मात्र एक बार ही प्रमोशन होना है इस कैडर का, तो उसको वरिष्ठ प्रबोधक के रूप में पदोन्नत करें और पदोन्नत करने के पश्चात पदनाम परिवर्तित करें, यानी अर्थात वरिष्ठ प्रबोधक को वरिष्ठ अध्यापक के समान कार्यदायित्व निर्धारण किया जाए। नियमों में संशोधन करके ये पूरा जो कैडर है इसको अमलीजामा पहनाया जाए। दूसरा विषय हमारा वेतन विसंगति का जो सरकार के सामने हमने रखा है और पिछली सेवाओं की गणना है। इन तीनों विषयों को सरकार चरणबद्ध तरीके से पूरा करे। हम सरकार के आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं माननीय भजनलाल जी का। अलवर के गायत्री शक्तिपीठ से शुक्रवार सुबह ज्योति कलश रथ यात्रा निकाली गई है। प्रमुख मार्ग से होते हुए किथूर तक पहुंची। यहां श्रद्धालुओं ने रथ की पूजा अर्चना कर आरती उतारी और फूल बरसाए। अलवर तहसील प्रभारी राकेश तिवारी के अनुसार 14 फरवरी से ज्योति कलश रथ यात्रा जारी है। यह रोजाना गायत्री मंदिर से प्रारंभ होकर जिले के विभिन्न इलाकों में पहुंच रही है। इसके जरिए हिंदुओं को अपनी संस्कृति, राष्ट्र और सनातन धर्म के प्रति जागरूक बनाया जा रहा है। 14 फरवरी से कलश यात्रा चल रही है लगातार। तो फर्स्ट में हमारे पश्चिम जोन में थी 15 तारीख को, 16 तारीख को हमारे 16 तारीख को थी उत्तरी क्षेत्र में और 17 तारीख को मध्य क्षेत्र में, 18 तारीख को पूर्वी जोन में और 19 तारीख को पश्चिम और दक्षिण जोन में और 20 तारीख से गई थी अकबरपुर, माछड़ी, उमरैन ये क्षेत्र था। आज 21 तारीख को जेल के चौराहे से तिजारा रोड, तेलगु चौराया होती हुई जाएगी किथूर तक और किथूर वापस आ जाएगी। किस तरह से पूजा और क्या किया जाता है? पूजा इसमें हमारे क्या संदेश दिया जा रहा है? संदेश ये दिया जा रहा है कि हमारे हिंदू संस्कृति को, हिंदुओं को, हमारी सनातनों को अपने जो पहले हमारे जो कर्म कांड थे उन पर आए, कुछ अपने विचार चेंज करें, जिससे हमारे समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं, आज नवयुग हमारा भटका हुआ है, वो उसी पर आए, जिससे हमारी संस्कृति का विकास हो और अपने पूर्व कर्मों के अनुसार चले। जिले के सरकारी स्कूलों के अनेक बच्चों की बसें भ्रमण के लिए अलवर रमसा कार्यालय से रवाना हुई। यशवंत स्कूल प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत यह कदम उठाया गया है। वहीं जयपुर में विद्यार्थियों को तारामंडल वैज्ञानिक शोध संस्थान सहित अन्य शैक्षिक संस्थानों का भ्रमण करवाया जाएगा। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत विद्यालय के बच्चे हैं, इनको समस्त अलवर जिले के विद्यालयों से बच्चे चयनित करके इनका अंतर जिला भ्रमण कार्यक्रम की बसें आज यहाँ रमसा कार्यालय से रवाना हुई है और इन बसों के माध्यम से विभिन्न विद्यालयों के बच्चों को जयपुर जिला चयन किया गया है, जहाँ ले जाकर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत बच्चों को तारामंडल है और शोध संस्थान इत्यादि हैं, वैज्ञानिक शोध संस्थान, उनका भ्रमण कराया जाएगा। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है, जो बच्चे शैक्षिक भ्रमण के साथ साथ जो हमारे अनुसंधान के केंद्र है उनका भी निरीक्षण करेंगे।
स्काउट गाइड के नजर बगीचे स्थित मुख्यालय पर सरकारी शिक्षकों को बेसिक कोर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। सीओ गाइड कल्पना शर्मा के अनुसार 25 फरवरी तक यह प्रशिक्षण चलेगा। इसका उद्देश्य सभी सरकारी स्कूलों में स्काउटिंग गाइडिंग का संचालन है। इस ट्रेनिंग में थानागाजी, तिजारा, लक्ष्मणगढ़ और किशनगढ़ बास के 54 अध्यापक अध्यापिका शामिल होंगे। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड नजर बगीचे प्रशिक्षण केंद्र पर शिक्षा विभाग के आदेशानुसार टीचर्स का बेसिक कोर्स यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जो कि 19 तारीख से प्रारंभ हुआ है। इस कैंप को करने के पीछे उद्देश्य है कि प्रत्येक विद्यालय में स्काउटिंग गाइडिंग संचालित हो, बच्चे समाज सेवा, सामुदायिक सेवा के साथ व्यवहारिक गुणों का अपने साथ समावेश कर सकें। उसके लिए यहाँ पर इनको शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जो कि 25 तारीख तक चलेगा, जिसमें 54 अध्यापक और अध्यापिकाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें जिले से कोटकासिंग ब्लॉक, थानागाजी, लक्ष्मणगढ़, तिजारा, किशनगढ़ बास आदि जगह से अध्यापक और अध्यापिका प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर जो इन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, इसमें फाइनरिंग, फर्स्ट एड, मैपिंग और विद्यालय के अंदर किस तरह से बच्चों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, उनका रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, विद्यालय में स्काउटिंग गतिविधि को हम किस तरह से आगे प्रमोट कर सकते हैं, ये सारी प्रशिक्षण इनको यहाँ पर प्रदान। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की एक बैठक अध्यक्ष और जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान सचिव मोहनलाल सोनी ने बताया कि बैठक में जेल अधीक्षक ने समय पूर्व रिहाई के 20 मामले रखे। इनमें से अधिकतर में संबंधित एसपी और जिला कलेक्टर से अभिमत प्राप्त नहीं होना सामने आया। ऐसे में जिला न्यायाधीश हरेंद्र सिंह ने अभिमत जल्द प्राप्त कर इन बंदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए कार्रवाई को कहा है। वहीं अलवर कारागृह के प्रतिनिधि के रूप में रविंद्र उपाध्याय सहित चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल महेश कुमार गोठवाल भी मौजूद रहे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं को लेकर तैयारियां जारी है। यह परीक्षा 6 मार्च से होनी है। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश किराड़ ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुल 203 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, साथ ही 24 फरवरी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जो परीक्षा संचालित हो रही है, उच्च माध्यमिक स्तर और माध्यमिक स्तर की परीक्षाएं 6 मार्च से आयोजित हो रही है। इसी क्रम में अभी हमारे द्वारा सभी परीक्षा केंद्र हैं। हमने 203 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं अलवर जिले में, जिसमें से 181 परीक्षा केंद्र तो राजकीय हैं और 22 परीक्षा केंद्र हैं वो निजी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें सभी परीक्षा केंद्रों में केंद्र अधीक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं, अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक लगा दिए गए हैं। पुलिस थानों में जहां पेपर रखवाएंगे वहां पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए गए हैं और फ्लाइंग उड़न दस्तों का भी गठन कर लिया गया है। इन सभी की जो आमुखीकरण एक दिवसीय प्रशिक्षण है वो 24 तारीख को 10 बजे प्रताप ऑडिटोरियम में इनको दिया जाएगा और पूरी प्रक्रिया चल रही है। इसमें हमने संपूर्ण बोर्ड से परीक्षा संबंधित तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सर, इसमें कितनी पारियों में होगा? पारियों को कितना क्या समय है? परीक्षा का जो समय है, परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है और टाइम टेबल के हिसाब से ही परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। इसी क्रम में हम अभी पूर्ण तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि भाजपा नेता अविनाश गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में अभद्र टिप्पणी की है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिश्रा ने कहा कि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए देश के लिए शहादत दी थी। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर नया बांग्लादेश बनाया था। साथ ही देश की आजादी में कांग्रेस की प्रमुख भूमिका रही। इसके बावजूद भाजपा के कुछ नेता घटिया बयान दे रहे हैं। राजस्थान की विधानसभा चल रही है और उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री अविनाश गहलोत ने जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस की दादी कहकर पुकारा है और भी पता नहीं क्या बयान में इस तरह के शब्द कहे जिस पर कांग्रेस आक्रोशित है। आप पार्टी के जिला अध्यक्ष क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बीजेपी सरकार के जो मंत्री है माननीय अविनाश गहलोत जी, वो और पूरी बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करता है। जिन इंदिरा गांधी ने विश्व का भूगोल बदल दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया, हिंदुस्तान के आन बान और शान की रक्षा करी, जिन इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए
अपने आप को शहीद करवा लिया। जिन इंदिरा गांधी ने देश को 4 सूत्र दिए, एक ही जादू, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कठोर अनुशासन, ऐसी महान विभूति को अगर कोई भी नेता, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे किसी और दल का हो, अगर ऐसे व्यंग्यात्मक भाषा में उनके खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी करे तो ये उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों को बता देना चाहता हूँ, जिस कांग्रेस को ये देशद्रोही बताते हैं, उस कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई थी। उस देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अपना बलिदान दिया था। इस देश की आज़ादी के लिए उन लोगों ने अपना घर बार छोड़कर त्याग किया था। और आज जो लोग जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी उंगली का नाखून तक नहीं कटवाया, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी उंगली का नाखून तक नहीं कटवाया, वो लोग आज राष्ट्रभक्त बन रहे हैं। जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरी करी, वो लोग आज राष्ट्रभक्त बन रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर देना चाहता हूँ कि अपनी भाषा पर संयम रखें। और राज तो आते जाते रहते हैं, इससे पहले राज हमारा भी था, आगे राज हमारा भी आएगा। और ये जो अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं ना, इनको समझ जाना चाहिए कि किसी के बारे में ये क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जो आप दोगे वो लौट के आएगा। जनता आपको सबक सिखाएगी और इस देश की सत्ता से हटाएगी। ध्यान रखना, इस प्रदेश की सत्ता से हटाएगी, क्योंकि मैदान धोना ठीक नहीं है। अहंकार तो रावण का ही नहीं रहा, ये क्या बीमारी है। कहते भी हैं अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। नहीं मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस, क्या ये उनसे भी बड़े हैं क्या? इसलिए अपनी भाषा पर संयम रखें। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जो रहे, हमारे पार्टी के जो महापुरुष रहे, उनके बारे में अनर्गल टिप्पणी नहीं करें, नहीं तो देश की जनता और कांग्रेस पार्टी इनको सबक सिखा के रहेगी। दिल्ली में रेखा गुप्ता को महिला सीएम बनाने पर भाजपा के स्थानीय नेताओं ने हर्ष जताया है। पार्टी नेता देशाज वर्मा के अनुसार भाजपा में आम कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया जाता है। इससे पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश उदाहरण है। साथ ही महिलाओं का सम्मान बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि अब संपूर्ण दिल्ली का विकास किया जाएगा। तो दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की जीत हुई है और मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है। और 12 दिन के इंतजार के बाद दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता मिली हैं। तो क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहिए? पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है कि इसमें नीचे से कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जा रहा है। आपने 2-3 उदाहरण देख लिया, राजस्थान भी देख लिया, दिल्ली भी देख लिया, महाराष्ट्र भी देख लिया और आपने MP भी देख लिया। उन लोगों को महत्व दिया है मोदी जी ने, जो नीचे के कार्यकर्ता कई सालों से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। ये एक अच्छी सोच है, युवा पीढ़ी को आगे करने का भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, इसमें बहुत सराहनीयपूर्ण काम हो रहा है, अच्छी बात है। रेखा गुप्ता जी 2 बार चुनाव हारी, लेकिन भारत संगठन में विचारधारा में बहुत अच्छा काम किया था और उनके काम को देखते हुए आज उनको शीर्ष नेतृत्व ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये दिल्ली की जनता की जीत है, मोदी जी का विजन की जीत है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने पूरे अलवर जिले के जो कार्यकर्ता गए थे, उनकी बहुत अच्छी रणनीति के तहत काम किया और जहाँ जहाँ इनकी ड्यूटी लगाई वो सारी सीटें ने जिता के दिए। ये हमारे भूपेंद्र यादव जी। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही पूरी मंत्री परिषद के साथ महाआरती में भाग लिया, जमुना के पास गए, और आपको लगता है कि जमुना की सफाई मुख्य मुद्दा रहेगा, फोकस रहेगा दिल्ली सरकार का? देखिए, हम सनातनी हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और जमुना हमारी पवित्र नदी है और ये बहुत बड़ा देश का विजन भी है। देश का धारणा है कि भाई जमुना साफ होनी चाहिए। पहली बार जमुना के अंदर आरती हुई है और कितने कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ये तय मानिए जमुना साफ होगी और दिल्ली को स्वच्छ पानी मिलेगा और दिल्ली का विकास होगा। डबल इंजन की सरकार होने से और भारतीय जनता पार्टी की स्वच्छ छवि होने के कारण आम आदमी की सुविधा मिलेगी। सबका साथ, सबका विकास का ध्यान। और वहीं अलवर के ज्योतिषी पंडित ताराचंद व्यास के अनुसार उन्होंने 17 फरवरी को रेखा गुप्ता के दिल्ली सीएम बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। सोशल मीडिया पर उन्होंने इस तरह का ऐलान किया था। व्यास ने बताया कि वह 2018 से ज्योतिष के आधार पर इस तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं। सर, दिल्ली में चुनाव हुए, भाजपा को जीत मिली। आपने घोषणा की थी कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनेंगी, वो बने भी हैं। आपकी घोषणा सही साबित हुई, क्या कहना चाहिए?
मैं ताराचंद व्यास ज्योतिष आचार्य अलवर। मैंने उनकी जो घोषणा श्रीमती रेखा गुप्ता जी हैं, उनकी घोषणा मैंने 17 तारीख को 17/2/2025 को मैंने फेसबुक पर करी है, मैंने लोगों को व्हाट्सएप पे डाली है। और जो मैंने पूर्व घोषणा उनकी की थी, ये मेरी व्यक्तिगत घोषणा थी, मेरी सरकारी कोई आंकड़ा नहीं था, लेकिन मैंने जजमेंट था, मैंने उसको ज्योतिषीय आधार पर निकाला, उनकी राशि के अनुसार निकाला, उनकी जहाँ रहती है उसकी राशि के अनुसार निकाला। तो निकल के वो जो ज्योतिषीय आधार पर आई, तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री बनेगी वो महिला ही होंगी। तो मैंने तत्काल ये घोषणा करी वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं ही महिला होंगी और दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो वो जो सही आंकड़ा मेरा गया वो सही साबित हुई और मेरी घोषणा सही गई है। मैं 2018 से ये घोषणाएं कर रहा हूँ, 2018 से मेरी सारी घोषणाएं सही जा रही है, 100% सही जा रही है, जिसमें कोई अड़चन नहीं है। मुख्यमंत्री द्वारा मिशन हरियाला राजस्थान शुरू करने पर उनका आभार जताया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद के प्रदेश अध्यक्ष देशराज वर्मा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान में करोड़ों पेड़ लगाए जाएंगे, ऐसे में प्रदेश हरा भरा होगा और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव भी इसी दिशा में प्रयासरत हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री दिया कुमारी के माध्यम से बजट पेश किया है और इसमें जो राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिए हरियाली बजट के नाम से अलग से बजट दिया है, करोड़ों का बजट दिया है। अब रेगिस्तान को हरा भरा करने की सरकार की योजना है। आप परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी का एक विजन था कि पूरा राजस्थान हरा भरा रहे और मोदी जी की जो बात थी कि एक पेड़ माँ के नाम, उसको साकार करने के लिए राजस्थान सरकार ने पूरे राजस्थान को हरियाली नाम से एक नया बजट जो दिया है, ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्यक्रम है। और मैं बताना चाहूँगा, माननीय हमारे मंत्री संजय भाई साहब ने इस पहल के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। उनकी ही पहल थी कि आज पूरे राजस्थान में योजना आई है कि हरियाली राजस्थान होना चाहिए, क्यों राजस्थान रेगिस्तान है, तो उसमें जितने ज़्यादा पेड़ लगेंगे उतना ही पर्यावरण भी सही होगा, वातावरण शुद्ध होगा और शुद्ध हवा मिलेगी। इसके लिए राजस्थान सरकार पहल करी है। राजस्थान सरकार अगली पंक्ति में है और बहुत अच्छा काम होगा पूरे राजस्थान में। राम सेतु जल परियोजना जो है, तो वो जब साकार हो गया, आपको लगता है कि उसके आने से जो दौसा, करौली, तमाम जो ज़िले हैं उनमें हरियाली बढ़ेगी, पानी आएगा तो पौधे लगाने में दिक्कत नहीं आएगी और जो पौधे पानी की वजह से नहीं लग पा रहे हैं तो हरियाली जो मुहिम है उसको बल मिलेगा? देखिए पत्रकार महोदय, आप बता रहे हैं, पहले बीकानेर को डेजर्ट बोलते थे, आज बीकानेर में जब नहर आई है तो पानी की व्यवस्था वहाँ कितनी अच्छी हो गई। आप गंगानगर में देखिए कितना सारे किसान खुशहाल हैं। जैसलमेर में देखिए, जहाँ नहर आती है वहाँ आसपास के इलाकों में स्वतः ही पानी की व्यवस्था होने से पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे और हरियाली राजस्थान जो स्कीम चल रही है उसमें सारे कार्यकर्ता, हमारे परिषद के भी कार्यकर्ता और राजस्थान सरकार के योजनाओं के तहत काम करें। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए ATL टीवी के साथ। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है।
बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 811888222488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, V स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस तीखे तेवर दिखा रही है। फोन टेपिंग प्रकरण गूंजने के दौरान सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस ने बहिर्गमन किया था। कांग्रेस विधायक दल की मांग पर गृह राज्य मंत्री ने फोन टेपिंग को लेकर बयान दिया था। वहीं जूली ने कहा कि मंत्री पुराने बयान दोहरा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा के बयान के अन्य पहलुओं पर भी चर्चा की। साथ ही जूली ने आरोप लगाया कि सदन के कई सदस्य उन्हें नहीं बोलने देने का षड्यंत्र कर रहे हैं।
अलवर जिले की 3 विधानसभाओं को जोड़ने वाली संपर्क सड़क को लेकर कार्य जारी है। इससे राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, अलवर ग्रामीण और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांवों का संपर्क हो सकेगा। साथ ही लोगों को कम दूरी की यात्रा का लाभ हासिल होगा। इसके अलावा सड़क मार्ग पर कई जगह छोटी पुलिया भी बनाई जा रही है। मालाखेड़ा उपखंड के बालेटा गांव में उच्च जलाशय का निर्माण करवाया गया है। वहीं जल जीवन मिशन योजना में नए ट्यूबवेल लगाए गए हैं। साथ ही बड़ी टंकी में पानी पहुंचाने के लिए वाटर टैंक और पंप हाउस बनवाया गया है। सहायक अभियंता हितेश कुमार ने बताया कि उच्च जलाशय का परीक्षण कर घर घर नल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मालाखेड़ा पुलिस ने गो तस्करी के 4 साल से फरार आरोपी को पकड़ा है। थाना प्रभारी हितेश कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी मुफीद खान हरियाणा का निवासी है। वह 4 साल से फरार चल रहा था। अकबरपुर में गायत्री परिवार ने ज्योति कलश यात्रा निकाली। यहां लोहाटी मोहल्ला स्थित हनुमान जी के मंदिर में मंत्र उच्चारण के साथ दीप दान यज्ञ कार्यक्रम हुआ। वहीं चोपड़ा मंदिर में आरती की गई। यात्रा के दौरान जगह जगह रथ पर पुष्प वर्षा हुई। साथ ही गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने अखंड ज्योत के दर्शन किए और सुख समृद्धि के लिए मनोकामनाएं की। आयोजन से जुड़े मुकेश गुप्ता ने बताया कि इसका उद्देश्य है नशे की कुरीति से दूर रहने और सुसंस्कार सहित परिवारों में आध्यात्मिक अलग जगाना है। इस मौके पर राकेश तिवारी, पंडित दौलतराम शर्मा, मुकेश गुप्ता, देवकी नंदन अग्रवाल, हरकेश मीणा, रेखा गुप्ता, माधव प्रसाद गुप्ता, सचिन गुप्ता और हनुमान प्रसाद शर्मा आदि मौजूद रहे। अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा 1926 में अखंड दीपक प्रज्वलित किया गया। उस दीपक के सानिध्य में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री महामंत्रों के 24 वर्षों के 24 अनुष्ठान महापुरुषों संपूर्ण किए। अब उस अखंड ज्योति जो प्रज्वलित की गई 1926 में 2026 बसंत पंचमी को उसको पूरे 100 वर्ष होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में धर्म और राष्ट्र की उन्नति हो, भाईचारा, सद्भावना और समाज में जो कुरीतियां फैली हुई है दूर हो, राष्ट्र के युवा नशे से दूर होकर के समाज के कल्याण के कार्य में आगे बढ़े और सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान हो और गांव-गांव जाकर के ये जो अभियान अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा प्रारंभ किया गया है उसकी ही श्रृंखला में आज अलवर से सुबह 8:30 बजे ये अखंड दीपक रथ यात्रा प्रारंभ हुआ, जो बीच के सभी गांवों में जो बाकेड़ा है, उमरैन है, सावड़ी है, माचाड़ी धाम है, उसके बाद रवाना होते हुए अभी अकबरपुर पहुंचा है और यहाँ पर शाम को दीपयज्ञ होगा। दीपयज्ञ के माध्यम से हमारे छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को सुसंस्कार की बातें बताई जाएंगी। महिलाओं को उनके स्वावलंबन, शिक्षा, जागृति और उनके विकास से संबंधित उनको गायत्री परिवार के जो विचार हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों से अवगत कराया जाएगा। इसी उद्देश्य से ये एक अखंड दीपक जो प्रज्वलित किया गया पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, वो घर घर जाकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संचार कर रहा है। अकबरपुर थाना क्षेत्र के इमटीपुरा गांव में गत रात्रि चोरों ने 2 बकरियां पार कर दी। यह रिपोर्ट अकबरपुर थाने में करवाई गई है। पशुपालक सुरेश यादव के अनुसार उसकी प्रत्येक बकरी उन्नत नस्ल की थी और घर के बाड़े में बंधी हुई थी। ऐसे में अज्ञात चोर 2 बकरियों को चुरा कर ले गए। इससे पहले भी यहाँ 3 भैंसों की चोरी हो चुकी है। जी, मेरा नाम सुरेश कुमार यादव है। अच्छा जी, तो कल आपके यहाँ से 2 बकरी चोरी हुई थी? सर, 2 बकरी चोरी हो गई थी और यहाँ पे कौन सी नस्ल की थी? तोतापुरी नस्ल की 2 बकरी चोरी हो गई। फिर कितने की होगी? 25 से 30 हजार की एक बकरी मिलती है तोतापुरी नस्ल। अकबरपुर क्षेत्र में बारिश और तेज हवाओं के चलते गेहूं की फसल खेतों में पसर गई है। किसान हरिओम गुर्जर और सुरेंद्र यादव के अनुसार ऐसे में फसल खराब होने का अंदेशा बना हुआ है। इसके अलावा कुछ जगह चने के आकार के ओले भी गिरे हैं। वहीं सरसों की अगेती फसल में भी नुकसान की बात सामने आई है। महेश जांगीर को जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले का संयोजक बनाया गया है। प्रदेश नेतृत्व में जांगीर को जार का जिला संयोजक बनाया है। नवीन कार्यकारिणी के गठन को लेकर यह नियुक्ति की गई है। वह कार्यकारिणी गठन के बाद प्रदेश अध्यक्ष संजय सैनी और महासचिव सुरेश पारिक के अलावा संबंधित अधिकारियों को सूचना देंगे। तिजारा के सिरोली खुर्द गांव में अमर शहीद मोहनलाल मेघवाल की पुण्यतिथि मनाई गई। साथ ही उनकी वीरांगना राजवती का सम्मान किया गया। मोहनलाल मेघवाल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर थे। उन्होंने पिछले साल 21 फरवरी को देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। वहीं सिरोली खुर्द में प्रधान जयप्रकाश यादव सहित पूर्व विधायक मामन सिंह यादव और संदीप यादव ने
प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर सरपंच शाहबुद्दीन, नेतराम, नारायण, अर्जुन, बलिराम, रमेश, महावीर, सूरज मेघवाल आदि उपस्थित रहे। खैरतल के शिवम गार्डन माया कॉलोनी में राज्य मिस्त्री और ठेकेदार सम्मेलन आयोजित हुआ। बांगुर मेघना सीमेंट ने इस दौरान अतिथियों का स्वागत किया, साथ ही सीमेंट के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर ब्रांच इंचार्ज विकास बवेजा, मार्केटिंग अधिकारी राकेश गर्ग, बिजनेस पार्टनर रोहित गोयल, तकनीकी प्रभारी मोनू शर्मा के अलावा भावेश शर्मा, डीलर किशोर और कुंदन मल आदि मौजूद रहे। तिजारा और टपुकड़ा के सरकारी अस्पतालों को आधुनिक सीबीसी मशीन मिली है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और विधायक महेंद्र बालकनाथ के प्रयासों से श्री राम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड पथरेडी ने खैरतल तिजारा कलेक्टर किशोर कुमार को यह मशीन सौंपी। इन पर 11,68,000 की लागत आई है। सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद गेट ने बताया कि इससे खून के अनेक प्रकार की जाँच की जा सकेंगी, साथ ही मरीजों को बाहरी लैब में महंगी जांच करने की जरूरत नहीं होगी। इस मौके पर श्री राम पिस्टन के कार्यकारी निदेशक सुमंत्र मुखर्जी के अलावा दिलबर सिंह यादव, अनिल कुमार यादव, कर्ण सिंह यादव, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर महेंद्र कुमार और राकेश कुमार उपस्थित रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। डबल इंजन की सरकार में अलवर से दिल्ली तक मेट्रो ट्रेन का बना इंतजार। आज तक हुए सिर्फ ऐलान, लेकिन नहीं हुआ अमल। बड़े भाई के 12वें पर नाले में मिली छोटे भाई की लाश। शिवाजी पार्क पुलिस ने शुरू की जांच। जिला कलेक्टर ने डंपिंग यार्ड का किया निरीक्षण। प्रशासन ने अतिरिक्त भूमि की थी आवंटित। और शादी में गए तो सुने घर से लाखों के नकदी जेवर हुए पार। भैरू थाना मोहल्ले में हुई चोरी। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।